नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो एआई का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, न्यूरल नेटवर्क्स। ये वो सिस्टम है जो मशीन को ऐसे सोचना सिखाता है जैसे ह्यूमन ब्रेन थोड़ा-थोड़ा करता है। मतलब मशीन बस रूल्स फॉलो नहीं करती, बल्कि डेटा से सीखती है। सोचो एक ऐसा मॉडल जो स्पैम डिटेक्ट करे, इमेज टैग करे, चैटबॉट चलाए और रिकमेंडेशंस दे। ये सब न्यूरल नेटवर्क्स की हेल्प से होता है। तो चलो इस चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियर कर दूँ मैं चैप्टर एंड तक, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग मॉडल है, जो ह्यूमन ब्रेन से आपका इंस्पायर्ड होता है। ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और सिग्नल्स पास करता है ना, तो वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में भी कनेक्टेड यूनिट्स होते हैं जो डेटा प्रोसेस करते हैं। तो तो जैसे ये क्या कर सकता है, ये फीचर्स को ना ऑटोमैटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जैसे बिना मैनुअल प्रोग्रामिंग। अ, और इसी की वजह से जो चैटबॉट्स, ईमेल ऑटो रिप्लाईज़, स्पैम फ़िल्टरिंग, इमेज टैगिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं ना, ये इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। समझ आया? तो मतलब कि सिंपल लाइन में इसको समझेंगे तो आप बोल सकते हो कि न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, इनपुट आया, नेटवर्क ने प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया। यही है सिंपल न्यूरल नेटवर्क का काम। समझ आया? और न्यूरल नेटवर्क जो होता है, वो बेसिकली आपका कोई भी जो काम होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है आपका कंप्यूटर साइंस में, जो कोडिंग वाला वे होता है, या जिसमें आपको बहुत कोड करना पड़ता है और फिर उससे आप एक डेटा फीड करते हो और उसके बाद उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। ये जो है, ये खुद ये सब फीचर्स को ऑटोमैटिकली एक्सट्रैक्ट करके, स्टडी करके इम्प्रूवमेंट करता है। ये सब ये सब हम आगे देखेंगे। पहले थोड़ा ये टेक्स्ट देख लें, डेफिनेशन आप याद कर ले पहले कि क्या लिखा हुआ है। अ न्यूरल नेटवर्क इज अ मशीन लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है और मॉडल दैट मेक्स डिसीजंस इन अ मैनर सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन। मतलब एक ह्यूमन ब्रेन से सिमिलर जो डिसीजंस होते हैं, वो ये लेने के काबिल है, बाय यूजिंग प्रोसेसेस दैट मिमिक द वे biological neurons work together to identify phenomena, weigh options and arrive at conclusions. तो ये जो प्रोसेस यूज़ करता है, जैसे हमारे ह्यूमन बायोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, न्यू नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम में भी जो अ, आप क्या बोलते हैं उसे, और डीप जाएँगे तो न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो होते हैं और ये जो कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क होता है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। ये क्या, इसको भी हम आगे समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है? तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क are the systems that automatically extract features from data without manual programming. मतलब इसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग करने की कोई जरूरत नहीं। दे आर वाइडली यूज इन एप्लीकेशंस लाइक चैटबॉट्स, ईमेल ऑटो रिप्लाईज, स्पैम फिल्टरिंग, इमेज टैगिंग एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो ये इन सब जगह पे यूज होता है। ठीक है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल का सर्च एल्गोरिथम। आप गूगल का सर्च बार यूज करते होगे, तो वहां पे इसका सबसे ज्यादा आपको यूज दिखेगा, क्योंकि एक आपके सर्च तो बहुत लोग करते हैं, कुछ भी ऐसे मतलब कि उनके लिए जो रेलेवेंस है वो सर्च करते हैं, पर उसके जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं न्यूरल नेटवर्क के द्वारा। समझा? न्यूरल नेटवर्क्स का जो बॉट होता है, वो कनेक्ट होता है जब आप गूगल के सर्च एल्गोरिदम में कोई भी अपना टॉपिक जो आपको जानना है उसके बारे में सर्च करते हो, तो जो एक्ट करता है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क करता है। समझा? ठीक है? So, in short, neural network is a system inspired by the human brain where interconnected neurons process and transmit information. Artificial neural
neural networks mimic this behavior to learn from data and adapt to changing inputs to produce accurate outcomes. तो हिंदी में यही लिखा हुआ है कि न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसमें वो ह्यूमन ब्रेन के तरह ही न्यूरॉन्स का एक इंटरकनेक्टेड प्रोसेस के जैसा बना हुआ है और उसमें न्यूरॉन्स जैसा ही इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यही बिहेवियर को मिमिक करता है, ब्रेन के जो फंक्शंस है उसको मिमिक करता है, उसके बिहेवियर को। और जैसे कोई कोई नया बच्चा होता है तो कैसे अपने लैंग्वेज को सीखता है। नया कोई बच्चा होता है जो मतलब कि 1 2 मंथ्स का, तो कैसे-कैसे धीरे-धीरे अपने लैंग्वेज को सीखता है ना, अब डायरेक्टली थोड़ी हो जाता है लैंग्वेज सीख के कि पैदा हुआ हिंदी बोलने आ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, तो सीखता है। तो ये जो लर्निंग पैटर्न है, ये सेम चीज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी है और ये अभी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, मतलब कि और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये आउटकम देता है। तो यहीं पे तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क के मेन पार्ट समझते हैं। इनपुट लेयर। तो इनपुट लेयर क्या है? ये है आपका एंट्री रेट, ठीक है? डेटा पहले यहाँ आता है, ठीक है? हिडन लेयर में क्या होता है? हिडन लेयर्स में ये अंदर के जो लेयर्स हैं होती है, जो डेटा को प्रोसेस करती है, ठीक है? ये हिडन लेयर जो है, ये डेटा को प्रोसेस करती है, ओके? और आउटपुट आउटपुट लेयर जो है, यहाँ फाइनल आंसर मिलता है, जैसे यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है। तो सिंपल आपको समझ आ गया। इनपुट में आपने डेटा इनपुट किया, हिडन लेयर में प्रोसेस हुआ डेटा और आउटपुट लेयर में फाइनल प्रेडिक्शन होके रिजल्ट आ गया। तो यही लिखा हुआ है। इंग्लिश में आपको एग्जाम में लिखना है बस सिंपल। रिसीव इनपुट लेयर रिसीव इनपुट डेटा वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स अ फीचर। हिडन लेयर्स में क्या होता है? इंटरमीडिएट लेयर्स दैट प्रोसेस डेटा यूजिंग इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखना पड़ेगा वहाँ। विथ वेट्स, विथ वेट्स। तो वेट्स क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, ये इमेज में देखिए, यहाँ पे देखिए इनपुट जो लेयर होता है, ये देखिए यहाँ पे इनपुट लेयर होता है 1 2 एन एन नंबर तक इनपुट लेयर्स होते हैं। तो वेट क्या करता है? तो एक टर्म बोलते हैं जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए नोट प्रोसेसिंग डिटेल है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है नोट प्रोसेसिंग डिटेल। तो यहाँ पे क्या होता है? तो कोई भी जो न्यूरॉन होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है, वहाँ पे कोई भी आपको एक इस लेयर को बाईपास करने के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है और मान लीजिए एक्स एक्सिस मेरा जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है? तो मतलब कि अगर जो मैंने इनपुट दिया वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पाया, समझे? थ्रेशोल्ड वैल्यू को अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो यहाँ से इनपुट नहीं जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस नहीं किया तो यहाँ पे इनपुट नहीं जाएगा, यहाँ पे इनपुट नहीं जाएगा, ठीक है? और यहाँ से मान लीजिए किया तो ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। फिर मान लीजिए इसका इनपुट, ये हर इनपुट पे डिपेंड करता है। इसका इनपुट यहाँ मान लीजिए नहीं पास हुआ, इसका पास हो गया, इसका पास हो गया। फिर मान लीजिए ये दोनों में इसका इनपुट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, इसका पर पास हो गया, फिर ये आगे गया। तो ये ऐसे करके बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं। असली ये जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क जिसे बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, समझे? तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, मैं बताता हूँ। तो सोचिए जैसे एक स्कूल का रिजल्ट सिस्टम है, ठीक है? तो इनपुट क्या हुआ? स्टूडेंट के मार्क्स हुए। हिडन लेयर्स क्या हुए? कैलकुलेशन और एनालिसिस। आउटपुट क्या हुए? फाइनल रिजल्ट। तो ये तो आपका इनिशियल एक केस मान लो, ठीक है? तो न्यूरल नेटवर्क के केस में क्या होता है कि अगर न्यूरल नेटवर्क में जैसे कि कैलकुलेशन और एनालिसिस जो आपका रिपोर्ट कार्ड का हो रहा है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। जैसे आपका मिड टर्म हुआ, फिर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुए, फिर उसके बाद अलग अलग टेस्ट हुए, हाफ ईयरली, फाइनल, एनुअल, जो भी हुआ आपका ओलंपियाड, जो भी चीज़ पे आपके फाइनल रिजल्ट तक जो भी इनपुट्स ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है? तो इतने बहुत सारे हिडन लेयर्स छुपे हैं आपके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो जब बहुत सारे मल्टीपल हिडन लेयर्स होते हो तो उसे हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। समझा आपने?
डीप न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ईच नोड इन अ न्यूरल नेटवर्क इज कनेक्टेड विथ वेट्स एंड इट एक्टिवेट्स ओनली इफ इट्स आउटपुट एक्सीड्स अ थ्रेशोल्ड पासिंग डेटा टू नेक्स्ट लेयर। अभी मैंने बताया कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे काम करती है। यहाँ पे अगर इनपुट गया, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्सीड किया तो पार हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं एक्सीड किया तो नहीं पार होगा। समझा? ईजी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एन विथ मल्टीपल हिडन लेयर्स इज कॉल्ड अ डीप न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल हिडन लेयर्स इज कॉल्ड अ डीप न्यूरल नेटवर्क। तो डीप है मतलब कि बहुत ज्यादा है तो डीप बोल दिया, सिंपल। एंड ट्रेनिंग इट इज नोन एज डीप लर्निंग। मतलब कि जो मान लीजिए कि ये मानिए ये बेसिकली आपका न्यूरल नेटवर्क क्या है, ट्रेनिंग पे चलता है, एआई मॉडल है सर। तो ये भी लर्न करता है ह्यूमन ब्रेन जैसा। तो जब आप इसको ब्रेन को क्या करते हो, ट्रेन करते हो, तो इस ब्रेन को ट्रेन जब आप करते हो तो इसको आप बोलते हो डीप लर्निंग। ठीक है, तो द टर्म डीप रेफर्स टू द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स नेटवर्क्स विद इन मोर देन थ्री लेयर्स। नेटवर्क्स विद इन मोर देन थ्री लेयर्स आर कंसिडर्ड। अभी अगर 3 लेयर से ज़्यादा होगा तो उसको डीप बोला जाता है। मतलब कि इनिशियली अगर 3 लेयर्स होंगे आपके हिडन लेयर में तो वो नॉर्मल हिडन लेयर कहा जाएगा। पर अगर उससे ज़्यादा होता है तो मतलब एक हिडन नंबर डीप न्यूरल नेटवर्क उससे बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टीपल कैलकुलेशंस होते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं। समझा आपने? मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो आपके फाइनल आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत डीप एनालिसिस, डीप कैलकुलेशन और डीप लर्निंग लगती है। तो इसलिए इसे डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। समझ आया? आगे बढ़े, चलिए। कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है? तो न्यूरॉन्स है द बेसिक यूनिट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क that receive inputs, computer weighted sum, apply an activation function and produce an output। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? जब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को आप एक्सीड करते हो तो फिर वो एक एक्टिवेशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन मैं बताता हूँ। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। बिल्कुल आपका जो बायोलॉजी में आपने न्यूरॉन्स पढ़ा होगा वही सेम चीज़ है। ये इनपुट रिसीव करता है, बस थोड़ा-सा आपको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है, कंप्यूटर वेटेड सम, अप्लाई एन एक्टिवेशन फंक्शन एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। ठीक है? वेट्स क्या होता है? रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट्स। मतलब इनपुट्स का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि ये इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अ वेट्स क्या, ये कैसे बताऊँ? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपका जेईई है, ठीक है? तो जेईई में कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तो उसका वेटेज तो कोई ज़्यादा होता है। और वहीं कंपैरिजन में कोई ऐसा टॉपिक है जो मतलब लास्ट 5 ईयर्स में नहीं आया है तो उसका वेटेज लो है। तो आप प्रायोरिटी वाइज किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे पढ़ना अगर आपके पास एक दिन बचा है तो? ऑफ कोर्स जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। तो यही होता है कि तो कंप्यूटर जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो हिसाब से वेटेज देता है। मतलब उसको ज़्यादा अ, मतलब कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। समझा आपने? तो यही जो होता है वेट्स यही काम करता है। तो ये जो होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में इम्पोर्टेंस ऑफ इनपुट्स को डिटरमाइन करते हैं। और ये ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग करते हो डेटा का तो ये उस समय एडजस्ट किए जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं या फिर मैनुअली भी एडजस्ट हो सकते हैं एरर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है? तो ये डिसाइड करते हैं वेदर अ न्यूरॉन एक्टिवेट्स बेस्ड ऑन इनपुट एडिंग नॉन लिनियरिटी टू फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो एक्टिवेशन फंक्शन ही है वो डिसाइड करता है कि जो न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होगा या नहीं। मतलब कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो एक्सीड किया है तो वो एक्टिवेट होगा, नहीं किया है तो नहीं एक्टिवेट होगा। तो ये वही देखता है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो आपका एक्टिव मतलब कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस किया है कि नहीं। जो इनपुट आया है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस किया है कि नहीं किया है तो नहीं, वो एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये देखिए पीछे मैंने ये देखिए यहाँ पे ये नॉन लीनियरिटी है।
ये लीनियर पाथ तो नहीं है, नॉन लीनियर है। तो देखिए, तो यही, तो यहाँ पे यही लिखा गया नॉन लीनियर, समझा आपने? तो नॉन लीनियरिटी फॉर लर्निंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, ठीक है, नॉन लीनियरिटी फॉर लर्निंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका एग्जांपल में आप देख लीजिए, सिग्मॉइड हो गया, tan H हो गया, रेलू हो गया, ठीक है। और बायस क्या होता है? बायस आपने नॉर्मल जिंदगी में भी सुना होगा, ही इज बायस टुवर्ड्स हिम, मतलब कि वो उसके तरफ, मतलब कि उसका पक्ष ज्यादा लेता है, समझा आपने? उसका पक्ष ज्यादा लेता है। तो बायस क्या होता है? अ कांस्टेंट एडेड टू द वेटेड सम टू शिफ्ट द एक्टिवेशन, टू शिफ्ट द एक्टिवेशन इन इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी। तो ये देखिए, एक्टिवेशन फंक्शन तो मतलब कि मतलब कि प्री डिटरमाइंड भी हो सकता है, मतलब कि इनिशियल जो रहता है, तो ये कभी कभी गलत भी हो सकता है एक्टिवेशन फंक्शन, मतलब गलत नहीं हो सकता, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इसका वैल्यू। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, जो एक्टिवेशन फंक्शन है उनको कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट आप किससे करोगे? बाय से। मान लो अगर कोई ग्राफिकल फंक्शन है, ठीक है, ग्राफिकल मतलब कि फंक्शन है जैसे एक्स इक्वल टू वाई, तो जो भी है, तो उसको आप शिफ्ट कैसे करते हो? मतलब कि कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाते हो, कांस्टेंट ऐड करते हो, लेफ्ट राइट शिफ्ट करना होता है तो कांस्टेंट ऐड करते हो, लेफ्ट राइट अप, तो कांस्टेंट ऐड करते हो। तो बेसिकली यही है, यहाँ पे कांस्टेंट ही ऐड किया जाता है। ये कांस्टेंट ऐड करके जो है वैल्यू को शिफ्ट किया जाता है, समझे? मल्टीप्लाई नहीं किया जाता कांस्टेंट, ये याद रखेगा, ऐड किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वैल्यूज, वैल्यूज मल्टीप्लाई होके कुछ और वैल्यू रहे, मतलब कि एक्सीड रिजल्ट पर वो जो वैल्यू होता है वो कंप्यूटेशन में गलत हो जाता है। ये हायर स्टडीज में आपको पता चलेगा। पर वो भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, पर वो ऐसे नहीं होता है। ऐसे आपको अभी पढ़ना है, सिर्फ कांस्टेंट ऐड होता है, ठीक है। अगला क्या है? कनेक्शंस। तो कनेक्शन होता है लिंक्स बिटवीन न्यूरॉन्स विथ वेट्स दैट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो न्यूरॉन्स के बीच के लिंक्स होते हैं बेसिकली कनेक्शन, ठीक है। लर्निंग रूल डिफाइंस हाउ वेट्स एंड बायस आर अपडेटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसका एग्जांपल है बैक प्रोपैगेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओ, ओ, वैसे आता है। तो इसका एग्जांपल है बैक प्रोपैगेशन, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बैक प्रोपैगेशन। तो अभी छेव का मतलब आपको समझ आ गया। तो छेव को वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये बेसिक यूनिट्स होते हैं। हर नोड इनपुट लेता है, कैलकुलेट करता है, आउटपुट देता है। वेट्स क्या होते हैं? वेट्स बताते हैं कि कौन सा इनपुट कितना इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं। इसका एग्जांपल है सिग्मॉइड, टैनेज, रेलू। बायस क्या होता है? बायस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आउटपुट को थोड़ा शिफ्ट करती है। कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन न्यूरॉन्स के बीच के लिंक्स होते हैं। लर्निंग रूल क्या होता है? ये बताता है कि ट्रेनिंग के टाइम वेट्स और बायस कैसे अपडेट होंगे, ठीक है। तो एक रिलेटिव एग्जांपल और दे देता हूँ कि सोचो एक जज है, ठीक है, और अलग अलग गवाहियों को इम्पोर्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि गवाह जो होते हैं कोर्ट में, समझे ना? हाँ। तो किसी की बात ज्यादा वेट रखेगी, किसी की कम, समझे ना? कि वही मतलब केस से एकदम जुड़ा हुआ है, मतलब कि वो ऑन द, मतलब कि ऑन द सीन ऑफ क्राइम था, तो उसका ज्यादा वेटेज होगा। कोई अब बाहर में कोई दूसरा बंदा सुना कि बस सुना, मतलब 1 किलोमीटर दूर था, वो सुन के बस बाद में आया, तो उसका वैल्यू का, उसका बात का वैल्यू कम होगा ना। तो यही चीज है। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो बोल रहा है कि अभी डिसीजन देना है या थोड़ा और सोचना है, समझ रहे हो? एक्टिवेशन फंक्शन क्या बोल रहा है कि अभी डिसीजन देना है या थोड़ा और सोचना है। बायस बोल रहा है कि थोड़ा और एडजस्टमेंट कर दो, समझ रहे हो? बायस बोल रहा है कि मैं, मतलब कि वो थोड़ा सा और एडजस्ट कर दो। बायस क्या करता है? जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको बोलता है कि थोड़ा सा और एडजस्ट कर दो, तब तुम्हारा जो है जजमेंट है वो ठीक आएगा। और लर्निंग रूल क्या बोलता है? कि नेक्स्ट केस में बेटर डिसीजन लो। मतलब ये केस से तुम सीखो कि तुमने क्या गलती की, और उससे सीख के अगले केस में बेटर डिसीजन लो। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। बैक प्रोपगेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोपगेशन फंक्शन, ठीक है। तो यही इमेज, प्रोपगेशन फंक्शन डिफाइन हाउ डेटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क ड्यूरिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पासेस, ठीक है। अब आता है डेटा का ट्रैवल सिस्टम तक, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या होता है? इनपुट लेयर से डेटा आगे हिडन लेयर से होते हुए आउटपुट तक जाता है। उस आउटपुट को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके एरर निकाला जाता है,
ठीक है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में क्या होता है, वापस बता रहा हूँ, इनपुट लेयर से डेटा आगे हिडन लेयर से होते हुए आउटपुट तक जाता है, उस आउटपुट को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके एरर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इनपुट डेटा passes through layers to produce output which is compared with actual values to calculate error। समझ आया? इजी। बैक प्रोपगेशन में क्या होता है, बैक प्रोपगेशन जो होता है वो फिर एरर के बेसिस पर वेट्स एडजस्ट किए जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आउटपुट बेटर आए। बैक प्रोपगेशन में वही होता है, एडजस्ट वेट्स बेस्ड ऑन द एरर टू रिड्यूस लॉस एंड इम्प्रूव प्रेडिक्शन एक्यूरेसी ओवर टाइम। तो बैक प्रोपगेशन जो है वो सिंपली आपको क्या करता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मशीन अपनी गलती पीछे से समझकर आगे इम्प्रूव करती है, बैक से समझ के फ्रंट को इम्प्रूव की, बैक प्रोपगेशन एक हुआ। और फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या हुआ कि जब सामने आया वैल्यू, लास्ट स्टेज पे वैल्यू आया, सामने से होते हुए आया, तो उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर किया और एरर को कैलकुलेट किया। समझा? ठीक है, इजी था पूरा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन एक और बार समझा देता हूँ, शायद इसमें थोड़ा सा डाउट होगा। इनपुट लेयर से डेटा आगे मिडिल लेयर से होते हुए आउटपुट तक जाता है और उस आउटपुट को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके एरर निकाला जाता है। समझ आया? चलिए ठीक है। और ये बैक प्रोपगेशन का ये एग्जांपल का मतलब कि डेफिनेशन है, ये दिया हुआ है आपके बुक में, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, बैक प्रोपगेशन शॉर्ट फॉर बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर। बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज ड्यूरिंग न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में यूज होता है। इट एडजस्ट द वेट ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरर लॉस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस इटरेशन एपॉक। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट टेस्ट में गलत आंसर दे देता है, ठीक है, टीचर करेक्ट करके बताता है और स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम बेटर करता है। ठीक है, समझ आया आपको? जैसे कोई स्टूडेंट टेस्ट में गलत आंसर बताता है और टीचर उसको करेक्ट करता है और स्टूडेंट उसको याद करके नेक्स्ट टाइम बेटर बताता है, वो होता है बैक बैक प्रोपगेशन। ठीक है, और फ्रंट प्रोपगेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो असल में क्या होता है कि ये होता है थोड़ा चीटिंग टाइप कि आंसर निकाल दिया, ठीक है, स्टूडेंट कुछ लिखा, फिर वो कंपेयर किया कि उसका बुक में क्या लिखा है और फिर वो देखा कि क्या किया है वो है। समझ आया? और फिर वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके वो मैनिपुलेट करके अपना जो आंसर है, मतलब कि एक बार पेन से लिख दिया, अब ओवर राइटिंग ज़्यादा नहीं करता, तो थोड़ा थोड़ा करके अपना एरर जो है उसके वो मिनिमाइज करता है, तो इसको मार्क्स मिल जाए, फुल नहीं मिलेगा पर मार्क्स मिल जाए। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग ऑफ रिंग तो ये आपका पूरा मैथमेटिकल सेक्शन है, इसको आप समझ लेंगे तो लगभग मैं इसको समझता हूँ कि इसमें से शायद एक 3 मार्कर आ सकता है प्रोबेबली, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में यही है चैप्टर जो आपके बुक में मतलब कि इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, वर्किंग ऑफ रिजल्ट। तो ये स्लाइड में हम लोग प्रोसेस और क्लियर हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो हर नोड एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह होता है, काम करता है, मतलब कि तो यहाँ पे क्या होता है, इनपुट्स को वेट से मल्टीप्लाई करता है, सब ऐड करता है, बायस ऐड करता है और आउटपुट निकालता है जो नेट लेयर को जो नेट लेयर को चलाया जाता है। समझ आया? इनपुट्स को वेट से मल्टीप्लाई करके सब ऐड करना करना रहता है और फिर बायस ऐड किया इसमें और फिर आउटपुट जो निकलता है उसको नेक्स्ट लेयर में भेज दिया जाता है। समझ आया? और इसका फॉर्मूला दिया गया, सम ऑफ वेट ऑफ वेट और इनपुट प्लस बायस। ये डब्ल्यू आई का मतलब है वेट, एक्स आई का मतलब है, डब्ल्यू आई का मतलब है वेट, एक्स आई का मतलब है, एक्स आई का मतलब है इनपुट, ठीक है, और बी का मतलब है बायस। ठीक है, और तीनों चीज अलग है। और ये सब में डबल, ये देखिए ये कैसे लिखा है, W1 मतलब कि ये कहीं तक भी जा सकता है, एन है तो एन तक जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3,
प्लस बी बायस लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आता है, ये देखिए, ये आउटपुट अगर आप याद कर ले तो ठीक है। ये एक्टिवेशन फंक्शन वाला आउटपुट है। ये देखिए, यहाँ फिगर से आपको समझ आ रहा होगा कि x1 ये देखिए नोड है, x2 नोड है, x3 नोड है, और मतलब कि इनपुट्स है, इनपुट फीचर्स। और यहाँ पे जो वेट्स लगे हैं, यहाँ पे इस नोड पे वेट लगा W1, इस नोड पे लगा W2, इस नोड पे W3, ठीक है। और यहाँ पे सब जो है मल्टीप्लाई होके गए, सम हुआ, बायस जो है वो लगा, ठीक है। समिंग फंक्शन हुआ, सब सम हो गया, फिर बायस फंक्शन लगा, फिर ये एक्टिवेशन फंक्शन के पास गया और एक्टिवेशन फंक्शन चालू हुआ, ठीक है। नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा, जीरो से कम हुआ, यहाँ पे दो ही चीज होता है, या तो वन होगा या जीरो होगा, ठीक है। तो वन मतलब कि जो होता है आउटपुट जो होता है मतलब कि पास हो जाता है, मतलब कि एक्टिवेशन फंक्शन एक्सीड कर जाता है, और जीरो में नहीं होता है। तो वैल्यू जीरो से कम आया, जीरो से कम आया मतलब नेगेटिव आया, मतलब कि वो जो एक्टिवेशन फंक्शन का दिया थ्रेशोल्ड वैल्यू उसको एक्सीड नहीं कर पा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्सीड कर दे रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्सीड कर रहा तो वन वैल्यू मिल रहा, नहीं कर रहा तो जीरो मिल रहा, सिंपल, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक चाय वाला जो है, चाय वाला ऑर्डर ले रहा है। तो चाय वाला ऑर्डर ले रहा है, तो आपने बोला शुगर का वेट ज़्यादा है, अदरक थोड़ा कम है, दूध का अलग है, और जो फाइनल टेस्ट होता है वो बायस की तरह थोड़ा एडजस्ट हो गया, फिर चाय रेडी, समझे। चाय वाला को आप बोलते हो कि शुगर का वेट थोड़ा सा ज़्यादा रखना, अदरक थोड़ा कम रखना, दूध का अलग, तो ये क्या पैरामीटर्स है भाई, पैरामीटर्स है। अब यहाँ पे आप कुछ मेन लेते हो, वो बनता है। आप आपने कुछ इनपुट दिया, ठीक है। दूध जो है मतलब कि वेट है, ठीक है, दूध में मेन चीज़ है वो। और उसके ऊपर आपने अपना शुगर अदरक ये सब जो है इनपुट ऐड किया कि ये कौन से अमाउंट में रहेगा, समझो, कौन से वेट में रहेगा, समझा। इनपुट दिया, फिर उसका वेट डिसाइड किया, समझा। और फिर बायस में, और मान लीजिए शुगर आपने वेट वेट ऐड किया, और बायस में आपने थोड़ा अदरक डाल दिया, ठीक है, बायस में आपने अदरक डाल दिया, समझे। तो समराइज करते हैं तो क्या हुआ, आपने दूध, आपने चाय वाले को दूध बनाने बोला, तो आपने इनपुट दिया दूध, दूध में क्या डाला, शुगर का वेट थोड़ा सा ज़्यादा डाला, कहीं पे कहीं पे अदरक का था तो अदरक थोड़ा सा मतलब कि कम डाला। और बायस में आपने क्या किया कि थोड़ा सा कि चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती मिला दिया, चाय पत्ती इतना हर बार मिलेगा, चाय पत्ती तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि बायस तो कांस्टेंट रहेगा, तो चाय पत्ती आपको हर बार इतना ही मिलाना है, समझे। और फिर लास्ट में देखना है कि दूध अच्छा बना तो ठीक है, नहीं बना तो खराब है, एक्टिवेशन फंक्शन वही हो गया। न्यूरल नेटवर्क भी वैसे ही छोटे डिसीजन छोड़कर फाइनल आउटपुट निकाल देता है, समझ आया, इजी था। फॉर्मूला वो वाला याद रखें, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेप्ट्रॉन, परसेप्ट्रॉन, लग रहा वो एवेंजर्स वाला अल्ट्रॉन नहीं था, वैसे ही नाम है परसेप्ट्रॉन। तो ये सबसे बेसिक टाइप होता है। तो इसको ये आपको शायद आ सकता है, मे भी शायद आ जाए वन मार्कर में, मे भी मतलब कि बहुत हार्ड पेपर आया तो पूछ सकता है कि कौन डेवलप किया था, ऐसे पूछेंगे तो नहीं, पर फिर भी फ्रैंक रोजनब्लैट ने 1958 में ये डेवलप किया था। और इसमें एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट आउटपुट लेयर होती है, आप लोग देखिए ना, एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर। ये मत समझना ये इनपुट सेल है, लेयर होता है मतलब ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, समझा। ये जो होता है, ये जैसे मैंने एक लेयर बनाया, और फिर ये जो है मैंने दूसरा लेयर बना दिया, तो ये दो लेयर हो गया, ये एक लेयर में आ रहा है ना दोस्तों, और ये दूसरा लेयर में आ रहा, लेयर में आ रहा, समझा। तो यहाँ से यहाँ जा रहा ना, तो ये हो गया परसेप्ट्रॉन वाला, हो गया। तो यहाँ पे सेल्स कितने भी हो सकते हैं पर लेयर पे एक है, ओके, इजी। तो हाँ, developed by Frank Rosenblatt with one input layer connected to an output layer with threshold based neurons, ठीक है। तो ये जो यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क।
स्पैम डिटेक्शन, बेसिक डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा उतना हाई लेवल के लिए नहीं यूज़ करता, मतलब स्पैम डिटेक्शन में यूज़ आता है, मतलब कि ज़्यादा नहीं, मतलब कि उसको मार्क किया हुआ स्पैम, तो इनपुट भेजा कि सिंपल इनपुट कि हाँ, ये स्पैम है और ये दूसरा भेजा स्पैम है, बैन करो। तो एक बैन वाला भेजा, एक स्पैम वाला भेजा। स्पैम और बैन मिलके जो स्पैम वाला है उसको हाइड कर दिया, बैन कर दिया, जो भी कर दिया। परसेप्ट्रॉन का बस सिंपल ही आउटपुट है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है? अ, तो ये जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, मतलब कि बाइनरी टास्क में यूज़ होता है, ठीक है? ये जो दोनों टैक्स हैं, स्पैम डिटेक्शन और बेसिक डिसीजन मेकिंग, ये आपका इसी का पार्ट है बाइनरी क्लासिफिकेशन। और बाइनरी क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें 2 ही ऑप्शन होता है, मतलब कि चूज़ करना फ्रॉम 2 ऑप्शंस। अ, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल में बता देता हूँ कि जैसे आपने पूछा ये स्पैम है या नहीं? येस और नो, येस और नो क्वेश्चन है ना? बस इतना सिंपल काम है, परसेप्ट्रॉन बस इतना ही पे अच्छा कर पाता है, उसके आगे नहीं कर पाता, ठीक है? तो तो और एक जैसे ले सकते हैं, जैसे गार्ड है, ठीक है? बार में गार्ड है, तो वो बोलेगा कि वो 2 ही चीज़ जानता है भाई, अलाउ और रिजेक्ट, बीच का तो नहीं जानता। अलाउ करेगा, रिजेक्ट करेगा, बस एज देकर अलाउ, एज देकर रिजेक्ट, बस बात खत्म। परसेप्ट्रॉन का भी वही डिसीजन मेकिंग काम है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर जो काम है एकदम डट के करता है, सिंपल काम है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, एफएफएनएन, एमएलपी, ठीक है? तो अब आता है ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, तो इसमें इनपुट हिडन और आउटपुट लेयर्स होता है, ठीक है? और डेटा सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, आगे पीछे नहीं। मतलब कि एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा, ठीक है? इसको वापस आने पे पाबंदी है, इधर जा रहा हो तो भाई इधर ही जाओ, वापस आने का कोई जरूरत नहीं, समझा आप? तो ये इधर ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ओके? तो इसमें क्या है, तो इसका यूज क्लासिफिकेशन, नॉइज डेटा हैंडलिंग, स्टाइल ट्रांसफर और मेडिकल इमेज में होता है। इसका रिलेटेबल एग्जांपल आप ले सकते हो कि एक ऐसा क्यू सिस्टम की, ये क्यू स्टीरियो सिस्टम के रहता है, मतलब लाइन जो रखते हो ना, वो वाला सिस्टम, जहाँ लोग सिर्फ मतलब कि एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे आप मूवी के लाइन में लगे हो, तो आगे ही जाओगे ना मूवी देखने, आप पीछे तो वापस नहीं चल जाओगे कि नहीं भाई, मूवी हम मेरा मूड बदल गया, हम पीछे चल रहे हैं, मूवी देखने हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। मूवी देखने के लिए आपको थिएटर में जो लाइन लगा उसी में सीधा जाना पड़ता है, वापस तो नहीं जाओगे कि दोनों साइड से एंट्री है, एक ही साइड से एंट्री है ना? तो वही चीज़ है, मतलब कि बेसिकली मान लो इसमें कोई रिवर्स पार्किंग ऑप्शन नहीं है। मतलब कि आपने कार घुसा दी या पार्किंग में, तो घुसा दी, अब रिवर्स पार्किंग नहीं होगी भाई यहाँ पे, कि आगे पीछे कर रहे हैं और पार्क कर रहे हैं, ये वाला सिस्टम नहीं है। इनपुट आया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आ गया, सीधा क्लीन कंट्रोल, ठीक है? फिर फॉरवर्ड, मतलब परसेप्ट्रॉन के बाद सबसे इजी वाला यही है। तो इसका ये वाला एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा कि नॉइजी डेटा हैंडलिंग में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन, स्टाइल ट्रांसफर, मेडिकल इमेजिंग, ये सब में यूज होता है। और इसमें सब कुछ होता है। तो परसेप्ट्रॉन में क्या था, खाली इनपुट था और आउटपुट था, पर इधर हिडन लेयर भी है, हिडन लेयर, ठीक है? हिडन लेयर पे आगे बढ़े। चलो। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है? तो ये होता है थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस, ये है इमेज वाली दुनिया का, ये ठीक है? तो सीएनएन फिल्टर क्या करता है, ये इमेज से जो है ना फीचर्स निकालता है कि ये पार्ट में क्या फीचर है, वो पार्ट में क्या फीचर है, ठीक है? ये बेसिकली आपका विजुअल जो डेटा होता है ना, उसके लिए बेस्ट चीज़ होता है। सीएनएन जो होता है वो विजुअल डेटा के लिए बेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3D न्यूरल स्ट्रक्चर है, उस वो वाले सेटअप होते हैं 3D न्यूरल जैसा। यहाँ पे आप देख रहे हो दिया हुआ है, तो ये 3D न्यूरल स्ट्रक्चर वाला सेटअप है, ठीक है? तो इसका यूज केस कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन, स्टाइल ट्रांसफर, मेडिकल इमेजिंग, ये सब जगह पे होता है। और इसका रिलेटेबल एग्जांपल अगर आप पूछोगे तो क्या दे सकता हूँ, हाँ, सोचो आप फोटो को जूम करके देख रहे हो, ठीक है? पहले एजेस जो होते हैं, फिर शेप्स, फिर पैटर्न्स,
ज़ूम करता हूँ ना, ज़ूम करके देखिए यहाँ पे डिटेल है, मेरा दाँत अच्छा से नहीं आया, मेरा आँख बंद हो गया। तो सीएनएन भी यही करता है। बस वो ये नहीं देखता कि आप आँख बंद किए या दाँत आपका कोई टूटा है या फिर कोई मुँह खुला है। वो नहीं देखता कि आप हँस रहे हो, ये सब नहीं देखता वो। वो देखता है कि ये एरिया में क्या हो रहा है। ये एरिया में आदमी हँस रहा है, तो ये वाला चीज़ वो देता है। हँस रहा है ये वाला डेटा नहीं होता है, पर वो डेटा अपने हिसाब से स्टोर करता है। पर एज़ एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हो, ठीक है? तो ये जो सीएनएन होता है ना, ये एक इमेज को एक ही बार में नहीं घोरता है, बल्कि छोटे-छोटे जो फ़िल्टर्स होते हैं ना, उससे स्कैन करता है। जैसे डिटेक्टिव जो होता है ना, फिंगरप्रिंट नहीं ढूँढता, वो टाइप का, समझे? शेरलॉक होम्स नहीं ढूँढता, फिंगरप्रिंट ढूँढ रहा कि इसका फिंगरप्रिंट कहाँ है, वो टाइप का। या सीआईडी में वो जो रहता है, वैसे ही टाइप का, समझे? तो यहाँ पे आप इमेज से समझ सकते हो कि कैसे होता है। रेलू से कन्वर्ट किया है यहाँ पे, फूल, कन्वर्ट, फ्लैटन, एमएलपी, ओपी। और अगर आपको रेलू नहीं पता, तो पिछला वीडियो देखो या फिर नेट पे सर्च करो। नहीं तो ये आप होमवर्क में ले लो। और तो अब देखते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होता है, इसको अब सीक्वेंस डेटा वाली नेटवर्क बोलते हैं। सीक्वेंस डेटा वाली नेटवर्क। आरएनएन जो होता है वो सीक्वेंशियल डेटा के लिए डिजाइन किया गया। सीक्वेंशियल डेटा, सीक्वेंस वाली डेटा क्या है ये? इसमें जो फीडबैक लूप्स होते हैं, समझ रहे हो? फीडबैक लूप्स क्या होते हैं? मतलब कि जो पास्ट इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं और टाइम स्टेप्स के अक्रॉस प्रेडिक्शन इंप्रूव करते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि ये जो है इम्प्रूव करते हैं ऑन गोइंग। मतलब कि फीडबैक लेते हैं पास्ट इन्फॉर्मेशन से, याद रखते हैं पास्ट इन्फॉर्मेशन को, और उसके हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रूव करें। मतलब कि एक्टिवेशन फंक्शन अपने आप को इम्प्रूव करते रहता है। समझ रहे हो? तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स, स्पीच रिकॉग्निशन, टाइम सीरीज प्रेडिक्शन। इसका एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लूँ, ये शायद आ सकता है एग्जाम में। अ न्यूरल नेटवर्क डिजाइन्ड फॉर सीक्वेंशियल डेटा विथ फीडबैक लूप्स दैट retain information, feedback loops that retain information across time steps and improve predictions through training. Through training, prediction improve करता है through training। समझ रहे हो? ठीक है? ये भी सीक्वेंशियल डेटा है। सीक्वेंशियल टर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर पूछा गया। ठीक है? डेफिनेशन याद करके जाना अच्छे से। ओके, समझ आ गया? इसका भी एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। सोचो आप किसी स्टोरी के लास्ट सेंटेंस उनके पहले सेंटेंस भी याद रख रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि कोई स्टोरी है, ठीक है? तो उसमें जो लास्ट सेंटेंस है, उसको सुन के आप पहले सेंटेंस को भी याद रखना। मतलब कि आपने पहला सेंटेंस भी याद रखा होगा, और फिर आप उसको डॉट्स को करेक्ट करते हो। ये यार मैं कैसे बताऊँ? हाँ, जैसे मान लो कि कोई भी कहानी होती है, तो उसके शुरुआत में जो होता है, वो आपको याद रखना पड़ता है ना, कि आप जो एंड में जो रिजल्ट आता है, वो आपको समझ आए। तो ये इस चीज़ है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये चैटबॉट्स में आपने देखा होगा कि मान लो आपने चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी किसी को भी कुछ इनपुट दिया, और फिर आपने उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगी, तो आरएनएन का यूज़ करता है। मतलब कि आपने पिछली बार क्या पूछा था, तो उससे क्या यूज़ करता है। समझ आ रहा है? मतलब कि स्लाइट यूज़ है, पर मतलब कि बोल सकते हैं, मतलब कि मेजर इसका यूज़ नहीं है वो काम में, पर होता है, ऐसा नहीं। ठीक है? तो ये तो समझ आ गया। तो मतलब कि बेसिकली इसको कंक्लूड करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आरएनएन भी सीक्वेंस को याद रखता है, और ये ऐसा नहीं है कि कॉन्वर्सेशन में ही कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है कि भाई क्या कहानी था, तू भूल गए, तुम क्या बात कर रहा था। ऐसा नहीं होता है। समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, जीएएनस, गान्स। तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, गान्स। गान्स में दो दो नेटवर्क्स होते हैं। जनरेटर डेटा बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर चेक करता है कि डेटा रियल है या फेक। समझ आया? यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, इमेज से आपको समझ आ गया। तो दोनों जो है साथ में ट्रेनिंग लेते हैं, और
इससे रियलिस्टिक आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है? यहाँ पे आपने दोनों साथ में ट्रेन किया तो तब ना पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेटर आपका कैसा काम कर रहा है, कि रियल वाला को जज कर पा रहा है या फेक वाले को जज कर पा रहा है, कि है ना? कि रियल को फेक बोल दिया, कि फेक को रियल बोल दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और मान लीजिए कि आपका जो जनरेटर है वो कुछ ज़्यादा ही कि बना दे रहा रियल, और डिस्क्रिमिनेटर वो पॉइंट पे कर ही नहीं पा रहा जज, तब तो आपका जनरेटर एकदम माशाल्लाह हो गया। समझने लगा कि मतलब कि ऐसा आउटपुट जनरेट कर रहा है जो रियल लग रहा है एकदम, डिस्क्रिमिनेटर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया। समझा? तो इसका यूज़ कहाँ होता है? रियलिस्टिक इमेजेस बनाने में, वीडियोस बनाने में, एआई वाले सिंथेटिक डेटा, स्टाइल ट्रांसफर, डाटा ऑगमेंटेशन, ये सब में गान्स का बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। GANs net consist of two networks: a generator that creates data and a discriminator that checks data. Checks its authenticity. Sorry, discriminator जो होता है वो authenticity चेक करता है। ये ट्रेन टुगेदर होते हैं टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक आउटपुट्स। तो एग्जांपल तो बता ही दिया था मैंने, इमेजेस, वीडियोस, सिंथेटिक डेटा फॉर टास्क लाइक स्टाइल ट्रांसफर, डेटा ऑगमेंटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी में। अब ज़्यादा कुछ है नहीं। तो न्यूरल नेटवर्क्स का फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है। आपने देखा ही होगा कि कितना एआई का ब्रांच ही इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तो न्यूरल नेटवर्क्स तो उसका प्रूवर है, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट हो गया होगा। तो बुक का सीबीएसई के हिसाब से तो ये इंडस्ट्रीज़ को, और न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं ये इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमेट कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, रिसोर्सेज से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, पर्सनलाइज़ सर्विसेज दे रहे हैं, इनोवेशन और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ को ये भी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो पर थोड़े से साथ में लेकिन कंसर्न भी हो जाते हैं कि डेटा प्राइवेसी, बायस, जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये सब थोड़े से मतलब कि अ, दिक्कतें हैं जो इस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं। तो मतलब कि मोटा-मोटी फ्यूचर ब्राइट है, पर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ज़रूरी है। जैसे पावर टूल अच्छा है बट गलत यूज़ डेंजरस हो सकता है। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए लिखा है, न्यूरल नेटवर्क्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क, improving efficiency and optimizing resources. They have enabled they enable personalized services through data analysis and drive innovation, economic growth, and new job opportunities. However, however, they also raise concerns like data privacy, bias, and job displacement, requiring careful regulation and responsibility. ठीक है? तो ये देखिए कैसे कैसे ये कर रहा है, एडवांस डीप लर्निंग, इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, सपोर्टिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स, पर्सनलाइजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, समझ आया? तो हाँ, ये हो गया। तो यहाँ पे शायद आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है? तो अब जो है आपका क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक है? बोर्ड में ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं। तो चलो, जो आपके जो क्वेश्चन है हम एक-एक करके देखते हैं। ठीक है? ओके? रेडी हो? ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर न्यूरॉन्स इन अ न्यूरल नेटवर्क? सेल्स इन द ह्यूमन ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क में भाई, बायोलॉजिकल ब्रेन में नहीं। मैथमेटिकल फंक्शन दैट प्रोसेस इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ओके, व्हाट्स दैट मेक अप लेजर न्यूरल नेटवर्क? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो नहीं होना चाहिए भाई। बी और सी में से तो कुछ लग रहा है, ए नहीं होगा। तो बी और सी में से क्या सोच रहे हो? बी? बी? नहीं भाई, सी है, सी है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज बैक प्रोपगेशन इन न्यूरल नेटवर्क्स? याद करो क्या बताया था बैक प्रोपगेशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग वेट्स एंड बायसेस टू मिनिमाइज एरर इन नेटवर्क, ये है। या फिर ये है, प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग वेट्स एंड बायसेस ऑफ द नेटवर्क, या फिर प्रोपेगेटिंग सिग्नल्स, या फिर आर्किटेक्चर डिफाइन, क्या है? सोचो। अगर आपने बोला ऑप्शन ए तो आप सही। ठीक है? तो ये वेट्स और बायसेस को ही
एडजस्ट करता है, मिनिमाइज द एरर करता है, ठीक है। ओके, बैक प्रोपेगेशन मैंने बताया वो अच्छे से, नहीं याद आ रहा तो वापस देखो वीडियो। हाउ डू न्यूरल नेटवर्क्स लर्न फ्रॉम डेटा? ठीक, by adjusting their weights and biases based on error in the prediction, by memorizing the training data, by using a fixed set of tools, by ignoring the input data। क्या है इसका आंसर? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन वैसे, इसका तो आंसर होना चाहिए बी ना। नहीं भाई, आंसर ए, आंसर ए, ठीक है, आंसर ए। ओके, आंसर ए, ये याद रखना, ये शायद बुक में का इसका आंसर गलत दिया मेरे को जहाँ तक याद आ रहा। सीबीएसई का जो ऑफिशियल बुक है उसमें ये आंसर कर दिया, इसलिए ब्रूस मैंने टिक किया। ओके, ये आप कहीं से भी मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो, बुक में कुछ और दिया पर ये शायद उन्होंने गलती से आंसर में आंसर बुकलेट में बी दे दिया है। हाँ देखो यहाँ पे भी बी है, ये बी नहीं होगा, इसको क्रॉस कर लो, ये आंसर ए होगा, ठीक है, ये आंसर ए होगा। यहाँ पे मैंने भी शायद वो गलती कर दी है, ठीक है। ये आप होपफुली अगर आप ये डायरेक्ट पीडीएफ नहीं देख रहे हो, ये क्रॉस है भाई, बाद में बोलना मत मैंने बताया नहीं। ऑप्शन ए है। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क? ठीक है, कौन सा है? अभी तो हमने पढ़ा था, बायोलॉजिकल नेटवर्क, बायोलॉजिकल नेटवर्क, बायोलॉजिकल नेटवर्क नहीं भाई, तो क्या होगा? मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। ओके, ऑप्शन बी, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क्स? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, चारों देख लो। डिटरमाइन लर्निंग रेट ऑफ नेटवर्क, इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी अलाउंग नेटवर्क टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, कंट्रोल साइज ऑफ न्यूरल नेटवर्क, दे डिफाइन। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक बता देता हूँ, जो सबसे लंबा होता है ना वो पढ़ो, शायद वही आंसर होता है। और ये यहाँ पे भी वही। ओके, यहाँ पे भी देखो, क्या लगता है वो लॉजिक का हिसाब से जो मैंने भी बोला, कौन सा आंसर होना चाहिए? बिना पढ़े क्वेश्चन ऐसे ही सोच लो, कौन सा होना चाहिए, ये वाला, यही आंसर है। पर फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक बता दे रहे हैं। विच टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज? इमेज के लिए भाई, इमेज में तो कन्वोल्यूशनल यूज होता है, समझ है, कन्वोल्यूशनल होता है। ओके, अच्छा से बताया था, याद है? भूल गए तो वापस देखो भाई, एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क? एन एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूसेस नॉन लिनियरिटी टू द आउटपुट ऑफ a neuron, allowing the neural network to model complex patterns in the data। और एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन याद कर लो, FNN और RNN में क्या है? इसका सबसे पहले अ, अगर आप फुल फॉर्म भी लिख दोगे तो शायद 1 मार्क्स मिलता है, जहाँ तक मेरे को याद है। ऐसे 2 मार्क्स की तरह ट्रीट मत करो इसको, 4 मार्क्स की तरह करो। तो अगर 4 मार्क्स में पूछ दिया तो क्या आएगा, आप लिख क्या होगे? ओके, तो इसमें तो उसमें तो ये सब लिखना पड़ेगा ना, तो वैसे याद करो। तो FNN में क्या होता है, डेटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, बताया था। फिर फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड जाता है, F से याद कर लो, ऐसे ही परफेक्ट, ठीक है। और दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर टास्क लाइक इंडिपेंडेंट इनपुट्स लाइक इमेज क्लासिफिकेशन। RNN में क्या होता है, they have feedback connections that allow data to follow in a loop. If prediction is wrong, learning rate is employed to make small changes, hence making it gradually increase towards the making a right prediction during the back propagation। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बैक प्रोपेगेशन। ओके, बैक प्रोपेगेशन यहाँ पे यूज हो रहा है, ये याद रखना। ओके, और ये डायग्राम अगर आप याद हो पाए, एलिड बच्चे हो, डायग्राम याद कर लो, एग्जाम में बना के आ जाना, टीचर खुश हो जाएगा, देखेगा भी नहीं, अगर तुमने कुछ गलत भी लिखा होगा तो ठीक मार देगा, पूरे गायब बात है। क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 थोड़ा सा मुश्किल होता है, 49 आउट ऑफ 50 दे देता है वो, ये बोर्ड्स में भी बोला जाता है, तो 50 आउट ऑफ 50 टारगेट कर रहे हो, तो
रियलिटी बता रहा हूँ, ये सब याद करके जाना। पूरा जो भी बता रहा हूँ वीडियो में सब याद करके जाना। तो आगे डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, सारा डिस्कस कर देना। जैसे सीएनएन बता देना, फिर आरएनए बता देना, और भी नहीं लिखा हुआ है, परसेप्ट्रॉन और सेप्ट्रॉन सब बताना। पर मेन जो है गान भी बताना, जो गान है मेन जो है 3 बताना। सीएनएन बताना, आरएनए बताना, फीड फॉरवर्ड बताना। ये वाला बताना, मतलब कि परसेप्ट्रॉन वाला। इसमें एग्जांपल देना आपको, परसेप्ट्रॉन देना, फिर सीएनएन देना, आरएनए देना और गान देना। ये चारों मतलब कि मिनिमम देना। 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, 4 न्यूरल नेटवर्क आपको लिख के आना। यहाँ पे नहीं लिखा है भले, पर आपको लिख के आना। ओके, तो इसी के साथ जो वीडियो है वो मैं ख़त्म करता हूँ। तो बस यही था दोस्तों, और ये था अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क्स का फुल वन शॉट स्टाइल एक्सप्लेनेशन। और अब आपको न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर, वर्किंग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एकदम क्लियर होने चाहिए। तो इनपुट वेट्स, एक्टिवेशन, बैक प्रोपेगेशन, सीएनएन, आरएनए, गास, सबका रूल समझ गए होंगे आप। ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए। और सारे वीडियोस मैं तुरंत ट्राई कर रहा हूँ अपलोड करने के लिए। मैं भी ऑलमोस्ट ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो प्रोबेबली आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ही देख रहे होगे। तो सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँगा। ट्राई करूँगा कि मैं सारे वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 और वीडियोज़ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल चैप्टर्स मैं लाऊँ, जो बेसिकली होगा एक वीडियो होगा जिसमें सारे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवा दूँ। और एक वीडियो मैं और लाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं अ जो इम्पोर्टेंट मतलब कि टॉपिक्स है वो रिवाइज़ करवा दूँ सुबह 4 बजे वाला। तो वो वीडियो मैं डालने का सोच रहा हूँ। मतलब कि पता नहीं कितने जन देखेंगे, पर मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ डालने का। तो आप अपना सजेशन कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स आया तो मैं अपलोड करने का सोचूँगा, नहीं आया तो ठीक है, नहीं करूँगा। आप यही वीडियो से काम चलाना, ठीक है? तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। टाटा, बाय-बाय।